हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग 13 सीरीज के रूप में देखेंगे। 13 सीरीज में आज हम लोग जो जिक्र करेंगे वह छंद के बारे में जिक्र करेंगे। इस छंद के बारे में जिक्र करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित कर लें, ताकि आप इसके पहले और इसके बाद वाले जो सीरीज है इसको देखने चाह रहे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी मेरा वीडियो अपलोड होते रहेगा ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारियां हासिल होती रहेगी। तो आज हम लोग चलते हैं, आज छंद के बारे में अध्ययन करते हैं कि छंद क्या होता है, छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, आदि तमाम बातों पे आज हम जिक्र करेंगे इस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि छंद जो होता है ये छंद क्या है। तो छंद को अगर हम बात करें यहाँ तो छंद, और यहाँ दूसरी बात आप देखते हैं कि चंद, छंद जो है यह चंद धातु का ही बना हुआ एक रूप है। छंद जो होता है यह चंद धातु का ही बना हुआ एक रूप है, और चंद धातु का बना हुआ एक ऐसा रूप है जिसका अर्थ होता है खुश करना। चंद का मतलब क्या हो जाता है? खुश करना। अर्थात आप सीधे शब्दों में समझिए कि यहाँ छंद जो होता है, छंद का अर्थ होता है खुश करना। तो चंद धातु से बना हुआ एक छंद शब्द है और चंद का अर्थ होता है खुश करना। तो इसके परिभाषा के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं कि छंद की परिभाषा, तो इसके परिभाषा में जब हम देखेंगे तो परिभाषा में हम यहाँ पाएंगे कि अगर हम यहाँ कहते हैं कि साहित्य के अनुसार, जो भी साहित्य होता है तो साहित्य के अनुसार अगर हम यहाँ बातें करते हैं कि साहित्य के अनुसार, जब साहित्य के अनुसार यहाँ अक्षरों का या अक्षर का या अक्षरों की संख्या का, अक्षर हो या अक्षरों की संख्या हो, अक्षर हो चाहे अक्षरों की संख्या हो, या आप यहाँ अक्षरों की संख्या के बाद आप मात्रा समझ सकते हैं, मात्रा हो या मात्रा के साथ गणना हो, गणना के बाद यहाँ आप गति की बात कर सकते हैं, और गति के बाद आप यति की बात कर सकते हैं। गति हो, यति हो से संबंधित किसी भी विषय पर अगर आप बातें करें, से संबंधित किसी भी विषय पर रचना को, जो रचना किया जाता है किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। किसी विषय पर रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। तो छंद जो होता है इसकी परिभाषा को बेहतर ढंग से याद रखें, क्योंकि हिंदी साहित्य के अनुसार अगर हम देखते हैं, साहित्य की बात अगर हमने यहाँ किया तो कौन सा साहित्य हुआ आपका? क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य की ही बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर हो, अक्षरों की संख्या हो, या मात्रा हो, या गणना हो, या यति हो, या गति हो से संबंधित किसी भी विषय पर अगर रचना को ही, जो रचना किया जाता है उसी रचना को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। अर्थात हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निश्चित चरण हो, या निश्चित लय हो, या निश्चित गति हो, या फिर कह सकते हैं कि निश्चित वर्ण हो, या निश्चित मात्रा हो, या निश्चित यति हो, या निश्चित तुक हो। यानी इससे संबंधित जो नियोजित पद है, इस पद को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम छंद कहते हैं। और छंद जो होता है, अगर छंद की बात करें तो छंद के अंगों का अगर हम वर्णन करते हैं कि छंद के कितने अंग हैं, छंद के कितने अंग हैं, तो अंगों का अगर हम वर्णन करें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि छंद के यहाँ 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग हैं, और सातों का अगर हम अलग अलग जिक्र करें तो सातों का अलग अलग जिक्र करते हैं कि छंद के 7 अंग कौन कौन होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि मात्रा का नाम देंगे। दूसरा अगर देखते हैं तो चरण हो या पद हो, चरण या पद का नाम देंगे। फिर हम तीसरे का नाम देते हैं, तो यहाँ तीसरे में हम कह सकते हैं कि वर्ण या मात्रा हो। अगर चौथे का नाम यहाँ देते हैं तो चौथे के नाम में आप देखेंगे कि यति हो, और पांचवें में अगर देखते हैं तो पांचवें में आपका हो जाता है गति हो, और छठे में देखते हैं तो छठे में आपका तुक हो जाता है, और उसके बाद सातवें में जो होता है आपका क्या होता है? तो गण हो जाता है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि छंद में मात्रा का जो अर्थ होता है, इस मात्रा के अर्थ में यहाँ 7 जैसे दिए गए हैं। तो 7 का अगर हम अलग अलग वर्णन करते हैं तो सबसे पहला आपका जैसे यहाँ पे है कि मात्रा जो होता है, एक में जैसे मात्रा का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो मात्रा क्या होता है कि छंद में मात्रा का अर्थ से क्या समझते हैं, छंद में मात्रा का क्या औचित्य होता है। तो यहाँ देखेंगे कि वर्ण में जब हम उच्चारण करते हैं या किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण करने में जो भी समय हम व्यतीत करते हैं उसे ही हम मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण को बोलने में जो भी समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वर्ण को या किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को मात्रा कहा जाता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण काल का जो भी अवधि होता है उस अवधि को ही मात्रा कहा जाता है। फिर आप इसके दूसरे रूप में देखेंगे कि मात्रा के बाद जैसे इसका दूसरा नाम है कि चरण या पद। तो चरण या पद के बारे में जब देखेंगे तो चरण या पद किसे कहते हैं, तो एक छंद जो होता है, एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं और चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण जो होता है छंद का कौन सा हिस्सा होता है, तो चौथा हिस्सा होता है। तथा या अगर यहाँ कहें कि चरण को यहाँ पाद भी कहा जाता है, जो चरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो पाद भी कहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि चरण या पाद। तो चरण को पाद के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कहा जाए कि वर्णों या मात्राओं की संख्या यहाँ निश्चित होती है। तो चरण या पाद के 2 प्रकार होते हैं। चरण और पाद के कितने प्रकार होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। चरण और पाद के 2 प्रकार होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक प्रकार आपका होता है समचरण, एक को समचरण कहते हैं और दूसरे को विषम चरण कहते हैं। समचरण का मतलब होता है कि 2 और 4 जो चरण होते हैं, यानी कि 2 और 4 के दूसरे और चौथे जो चरण होते हैं, तो दूसरे और चौथे चरण को हम समचरण कहते हैं। लेकिन यहाँ विषम चरण का जहां प्रयोग करेंगे तो पहले और तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं, कि विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहेंगे और तीसरे और 5वें जो चरण होता है उसको हम विषम चरण के नाम से जानते हैं। पुनः हम देखेंगे कि इसके तीसरे जो हिस्से हैं वर्ण या मात्रा, तीसरे अंग के रूप में अगर देखें तो तीसरे अंग में क्या है, आपके वर्ण और मात्रा का जहां प्रयोग किया गया। तो वर्ण और मात्रा को जो हम देखते हैं तो वर्ण और मात्रा में हम समझेंगे कि छंद के जो चरण होते हैं, तो छंद के चरणों को यहाँ वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वर्ण की जो गणना किया जाता है तो उस गणना के अनुसार इसको व्यवस्थित करने का काम किया जाता है। और छंद में 2 अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णों का उच्चारण जो होता है, उच्चारण में जो समय लगता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी समय को हम मात्रा के नाम से जानते हैं। कोई भी वर्ण अगर हो उसको उच्चारण करने में जो भी समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। इतना याद रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर हम वर्ण की दृष्टि से देखें तो मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण की दृष्टि से देखें तो मात्रा कितने तरह के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा जो होते हैं वर्ण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार होते हैं। एक को आप लघु वर्ण कह सकते हैं, इसको लघु वर्ण कह सकते हैं, यानी ह्रस्व भी कह सकते हैं, ह्रस्व कहते हैं या लघु वर्ण कह सकते हैं। और दूसरे को आप दीर्घ वर्ण के नाम से जान सकते हैं, इसको दीर्घ वर्ण कह सकते हैं। तो पहला जो वर्ण होता है वह लघु वर्ण हुआ, यानी कि ह्रस्व वर्ण हुआ। दूसरा जो हुआ दीर्घ वर्ण हुआ। तो यहाँ लघु वर्ण में एक मात्रा होती है। अगर हम इसका परिभाषा समझे तो लघु वर्ण जो होता है यानी ह्रस्व वर्ण होता है उसमें एक ही मात्रा होती है, और दीर्घ वर्ण होता है उसमें 2 मात्राएं होती है। बस इतना याद रखेंगे कि लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में जो होता है 2 मात्राएं होती है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं यति के बारे में, यानी इसका चौथा जो हिस्सा है, चौथा जो अंग है यति। तो यति का अगर हम वर्णन करते हैं तो यति क्या होता है, तो पद का जब हम पाठ करते हैं तो पद का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है, गति को तोड़ने के बाद जो विश्राम दिया जाता है उसे हम यति के नाम से जानते हैं। ठीक है। चौथा जो है आपका पद को जो पाठ करते हैं तो पाठ करते समय यहाँ गति को तोड़ने के बाद जो विश्राम दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और सरल शब्दों में अगर हम कहें इस बात को तो यहाँ छंद का पाठ करते समय जहां कुछ देर के लिए रुकना पड़ जाता है या विश्राम करना पड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं,
यति कहते हैं। तो इस तरह आप यति को यहाँ आराम और विश्राम के रूप में आप समझ सकते हैं आसानी से। आराम या विश्राम आप कह सकते हैं कि जहां कोई भी पद का पाठ करते हैं, पाठ करते समय जहां आप आराम करने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं, यानी पाठ करते समय बीच में जहां पे भी आप आराम करने लगे, विश्राम करने लगे, उसको हम यति के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे इसके पांचवें जो अंग है, यह गति के रूप में अगर हम देखते हैं पांचवें अंग में, तो गति क्या होता है? तो पद के पथ में जो भी पद होता है, पद के पथ में जो बहाव होता है, पद के पथ में जो भी बहाव होता है उसे हम गति के नाम से जानते हैं, उसी को हम गति कहते हैं। क्योंकि इससे हम दूसरे शब्दों में जानेंगे कि किसी छंद को पढ़ते समय जब एक छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है, जिसे हम गति के नाम से जानते हैं, इसके ठीक न रहने पर यह गतिभंग दोष का कारण बन जाता है। अगर इसे ठीक ढंग से हम उच्चारण नहीं करें तो गतिभंग का यानी गतिभंग दोष का यह कारण भी बन जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसके जो छठवें अंग है, या छठे अंग के रूप में आप देखेंगे तुक। तो तुक क्या होता है? तुक के बारे में जब आप देखेंगे तो समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं, जो भी समान उच्चारण करने वाले शब्द होते हैं, तो वैसे शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। समान उच्चारण करने वाले शब्दों के प्रयोग को ही क्या कहा जाता है? तो तुक कहा जाता है। छंद में जो पदांत होते हैं, तो छंद में पदांत की अक्षरों की जो समानता होती है, यह अक्षरों की समानता तक निश्चित रूप से तुक कहलाती है। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंतिम यानी सातवें अंक के रूप में गण के रूप में, गण क्या होता है? तो गण में देखेंगे कि वर्णित छंदों की गणना, जब यहाँ वर्णित छंद जो होते हैं, वर्णित छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। जो भी छंद होते हैं तो वर्णित छंद की गणना जो होती है, गण यहाँ हम क्या करेंगे कि गण के क्रमानुसार ही करने का काम करते हैं, और गण के क्रमानुसार ही की जाती है। और इस तरह से 3 वर्णों का एक गण होता है। यहाँ 3 वर्णों का क्या होता है कि 3 वर्ण बराबर एक गण होता है। 3 वर्ण मिलाने के बाद एक गण के बराबर होता है। तो 3 गणों के बराबर, 3 यहाँ वर्ण के बराबर एक गण का प्रयोग करते हैं। और यहाँ गणों की जो संख्या होती है यह संख्या 8 होती है। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? गणों की कुल संख्या, तो गणों की कुल संख्या आपकी कितनी होती है? 8 होती है। गणों की कुल संख्या 8 होती है और इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अब फिर हम देखेंगे इसके अगले हिस्से में कि छंद के, हमने तो अंगों का अध्ययन किया, इसके परिभाषा को हमने समझा, लेकिन छंद जो होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकार का क्या क्या परिभाषा होता है, इसके बारे में हम यहाँ विचार करेंगे कि छंद के प्रकार के अगर भेद या छंद के जो भेद हैं, इसके भेद का अगर हम वर्णन करें तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि छंद के प्रकार में, छंद के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए। चारों का अगर हम यहाँ वर्णन करें तो पहले हम इसका नाम देखते हैं कि एक आपका जो सबसे पहला नाम होता है वो मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं, इसे हम मात्रिक छंद कहेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि इसका दूसरा जो भेद होता है, मात्रिक छंद के बाद आप देखेंगे कि वर्णिक छंद हो जाता है आपका। फिर आप यहाँ तीसरे इसके भेद में देखेंगे कि वर्णिक छंद के बाद आप देखेंगे वर्णिक वृत्त छंद के नाम से जिसको जाना जाता है, यहाँ वर्णिक वृत्त छंद के नाम से जाना जाता है। और फिर आप चौथे जो इसके भेद हैं, चौथे भेद का जो वर्णन करेंगे, इसे मुक्त छंद कहा जाता है। चौथा जो होता है इसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ छंद के 4 भेद हुए। छंद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले यहाँ मात्रिक छंद का प्रयोग करेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो मात्रिक छंद में देखेंगे आप कि मात्रा की गणना के आधार पर अगर हम वर्णन करते हैं कि मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को, मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि मात्रा की गणना के आधार पर, मात्रा की गणना के आधार पर
की गई पद की रचना को, की गई पद की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मात्रिक छंद कहते हैं। फिर आप यहां कह सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, कोई भी छंद हो तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिनमें मात्राओं की संख्या यहाँ लघु के रूप में देखेंगे कि लघु गण में, यति गति में और इस तरह से इसी के आधार पर यहाँ पद की रचना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। इसे मात्रिक छंद हम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण में अगर हम देखते हैं कि यहाँ मात्रिक छंद जो है, इसके उदाहरण में अगर देखते हैं तो उदाहरण में हम अगर जैसे कुछ पंक्तियों में लिख सकते हैं कि बदऊ गुरु पद पदुम परागा, अगर हम लिखते हैं बदऊ गुरु पद पदुम परागा। इसके बाद आप लिखते हैं सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष परम अनुरागा। इसके अगले पंक्ति में लिखेंगे कि अभियम चूरन चारु समन सकल भाव रुच परिवारो। अब देख रहे हैं यहां कि समन सकल भाव रुच परिवारो। तो यहां आपने देखा कि यह जो है आपके यह मात्रिक छंद के रूप में यह प्रयोग किया गया है। जो मैंने इसका यहाँ जिक्र किया तो यहाँ मात्रिक छंद जो होते हैं, मात्रिक छंद के अगर हम भेद की बात करें कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो मात्रिक छंद जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद हुए? एक सममात्रिक छंद हो गया, इसका सममात्रिक छंद हो गया। इसके बाद इसके दूसरे भेद में देखेंगे कि सममात्रिक छंद के बाद अर्धमात्रिक छंद हो जाता है, अर्धमात्रिक छंद हो जाता है। और तीसरे जब इसके भेद के रूप में आप देखेंगे कि अर्धमात्रिक के बाद आप विषम मात्रिक का नाम देख सकते हैं कि विषम मात्रिक छंद हो जाता है। तो 3 तरह के मात्रिक छंद के 3 भेद हो जाते हैं। तो सममात्रिक छंद का जैसे हम प्रयोग करेंगे कि जहां पर अगर हम छंद में सभी चरण समान देखते हैं या जहां पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देते हैं कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूं प्रभु, मैं यहाँ हूं या मैं वहां हूं। बात समझ रहे हैं कि मुझे ज्ञात ही नहीं है कि प्रभु मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ हूं या मैं वहां हूं। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं यह सममात्रिक छंद में प्रयुक्त किए जाते हैं। पुनः आप इसके दूसरे देखेंगे अर्धमात्रिक छंद। तो अर्धमात्रिक छंद में जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जिसमें पहला और तीसरा चरण जो होता है कि पहला और तीसरा चरण एक समान होता है और यहाँ दूसरा और चौथा चरण जो होता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे हम अर्धमात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे इसके तीसरे छंद में, यानी कि तीसरे छंद में आप देखेंगे कि विषम मात्रिक छंद है। तो इस विषम मात्रिक छंद को यानी कि जहां चरणों के 2 चरण जो होते हैं अधिक समान न हो, उसे हम विषम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में बहुत कम होते हैं, यानी ऐसे शब्द का जो प्रयोग किया जाता है तो प्रचलन में बहुत कम ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ इसके मात्रिक छंद के बाद इसके दूसरे भेद के रूप में देखेंगे कि दूसरे भेद में जैसे आपका वर्णित छंद हो जाता है
दूसरा इसका भेद होता है वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद को जब हम समझेंगे कि वर्णिक छंद क्या होता है, तो वर्णिक छंद में आप जैसे जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना पर या वर्णों की गणना के क्रम के आधार पर किया जाता है, उन्हें हम वर्णिक छंद के नाम से जानते हैं। कि किसी भी छंद का रचना यदि वर्णों की गणना करके वर्णों की गणना के आधार पर ही किया जाता है, उसे हम वर्णिक छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। अगर हम देखें कि वृद्धों की तरह इनमें गुरु यानी कि जो यहाँ बड़ा होता है, तो यहाँ गुरु और लघु का कर्म निश्चित नहीं होता है। उस वर्ण संख्या, वैसे यहाँ बस वर्ण संख्या क्या होती है कि यहाँ पे निश्चित होती है। गुरु की बात किया जाए यानी कि बड़े की बात किया जाए, और दीर्घ की बात किया जाए या लघु का बात किया जाए, तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन यहाँ शब्द निश्चित होते हैं। ये वर्णों की गणना के आधारित ही होते हैं, क्योंकि जिनमें वर्णों की संख्या का क्रम यहाँ गण विधान लघु गुरु के आधार पर रचना होती है, और लघु गुरु के आधार पर यहाँ रचना होती है। जैसे अगर हम कहें कि दुर्मिल सवैया का प्रयोग अगर हम करें, या कहा जाए कि प्रिय, अगर कोई महिला कहती है, यहाँ गणना के रूप में अगर करते हैं वर्णिक छंद में, कि कोई महिला कहती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो ये क्या हुआ, आपका वर्णिक छंद के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया। इस तरह से आप इसके बाद देखेंगे, यानी कि तीसरा जो इसका भेद है कि वर्णिक छंद वृत्त जो है, यानी तीसरा आपका है वर्णिक छंद वृत्त। तो तीसरे भेद में आप देखेंगे वर्णित वृत्त छंद है। ठीक है, तीसरा इसका भेद है वर्णित वृत्त छंद। तो वर्णित वृत्त छंद में आप यहाँ पाएंगे कि इसमें वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णों की जो गणना होती है, तो वर्णों की गणना होती है, इसमें 4 चरण होते हैं। वर्णों की गणना होती है तो कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में यहाँ जो आने वाले लघु गुरु का क्रम जो होता है या सुनिश्चित होता है, इसे हम अगर ये सुनिश्चित होता है, इसलिए इसे हम सम छंद के नाम से भी जानते हैं। यानी वृत्त, अगर हम कहें वृत्त उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों को लघु क्रम सुनिश्चित रहता है, और जो गण होते हैं, गणों में वर्णों का यहाँ बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे हम वर्णित वृत्त छंद के नाम से, इसे गणबद्ध या गणात्मक छंद के नाम से भी जानते हैं। यानी इसी का नाम आपका होता है गणबद्ध कहा जाए, गणबद्ध, या इसे गणबंध के साथ साथ आप कह सकते हैं कि गणात्मक छंद, इसको कह सकते हैं आप गणात्मक छंद के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो इसी नाम से इसको जाना जाता है। फिर जैसे अगर कहते हैं कि मत गयंत, यहाँ प्रयोग किया गया मत गयंत सवैया, जो यहाँ प्रयोग किया जाता है, मत गवंत सवैया का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसके चौथे जो भेद है, तो चौथे भेद में आपको मिलेगा कि मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होता है, इसको आप बेहतर ढंग से समझें कि मुक्त छंद जो होता है, कि मुक्त छंद को यहाँ आधुनिक युग का देन माना जाता है कि आधुनिक युग में मुक्त छंद का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जो भी कविता की रचना किया जाता है, जो भी गद्य की रचना किया जाता है, तो इस गद्य में क्या होता है कि मुक्त छंद का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का वर्णन नहीं होता है, वो जिस छंद का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ण और मात्रा का कोई वर्णन नहीं होता है, उन्हें हम मुक्त छंद के नाम से जानते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले जो छंद होते हैं, वे मुक्त छंद में ही लिखे जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से हिंदी में लिखे जाते हैं वह मुक्त छंद में लिखे जाते हैं। चरणों की यहाँ जो प्रयोग किया जाता है कि अनियमित असमान स्थिति, यानी अनियमित स्थिति होता है, असमान होता है, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यहाँ गति विद्यमान होती है, और मुक्त छंद की यही विशेषता होता है कि इस तरह की गति में कार्य संपन्न किए जाते हैं, संपादित हो जाते हैं। और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम रबर या केचुआ के नाम से भी जान सकते हैं।
इसे रबर भी कहा जाता है या केचुआ के नाम से जाना जाता है। केचुआ तो समझते हैं ना, रबर भी समझते हैं। तो मुक्त छंद को ही रबर या केचुआ छंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि रबर कहें या केचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि रबर छंद क्या है, केचुआ छंद क्या है, तो मुक्त छंद ही रबर या केचुआ छंद के नाम से जाना जाता है। इसमें न तो वर्णों की और न ही मात्राओं की गिनती की जाती है, नहीं वर्णों की गिनती होती है और नहीं मात्राओं की गिनती होती है, और आसानी से स्वतंत्र रूप से इसे लिख लिया जाता है, गद्य की रचना कर लिया जाता है। जैसे में आप देखेंगे कि कुछ अगर गद्य की अगर हम बात करें तो गद्य में जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करते पछताता, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट समझते हैं, पेट पीठ, यहाँ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकटिया टेक, चल रहा यहाँ लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करते पछताता, पथ पर आता। ये जो है आपका क्या है, यह मुक्त छंद में प्रयोग किया गया है। ऐसे समझ रहे हैं कैसे गद्यों की रचना मुक्त छंद में किया गया है। तो इस तरह से आज हमने छंद के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को जो भी जानकारियां था मैंने देने का प्रयास किया, और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित कर लें और लगातार मेरे चैनल पे बने रहें और आप देखते रहें। इसके बाद के सीरीज का जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से अगला जो मेरा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें और आप बेहतर ढंग से हिंदी व्याकरण को समझने का प्रयास करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज के साथ अगले वर्ग में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।